भिंडी रोटी बेचने वाली सास बहू। सीता चूल्हे पर खाना बना रही है। गरीब सा घर है और सब लोग नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। चलो लड़कियों, अब खीखी बंद करो और खाना खा लो। सारा दिन दोनों लगी रहती है बहनें, बस हंसी ठिठोली में। अरे माँ, हम दोनों बहनें हैं, फिर भी आपको तकलीफ है हमारे बात करने से? नहीं तो क्या। माँ, आज आपने क्या बनाया खाने में? अब पनीर तो बनेगा नहीं इस घर में, तुम दोनों राजकुमारियों के लिए। वही बनाइए, भिंडी और रोटी खा लो सब। माँ, भिंडी रोटी तो ठीक है, लेकिन आपने क्यों बनाई? दीदी को बनाने को कहती ना, वो बहुत अच्छी भिंडी रोटी की सब्जी बनाती है। मुझे तो उनके हाथ की पसंद है भिंडी रोटी। अरे वो घर का काम भी तो करती है, खेत में अपने बाबा का हाथ भी बटाती है। अब मैं खाना बनाने के लिए भी उससे ही कह दूं? तुझे तो सारा दिन बस ये किताबें लेकर बैठना है, तू खुद क्यों नहीं बना लेती? माँ, मैं सिर्फ किताबें लेकर नहीं बैठती हूँ, इसे पढ़ाई करना कहते हैं। क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का? जाना तो एक दिन तुम दोनों को ससुराल ही है, और वैसे भी हमारे पास इतने रुपए नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, इसलिए अब ये सब शौक छोड़ दो तुम। अरे माँ, हमारी कविता पूरे गांव में पहला नंबर आई है, उसे पढ़ाई का शौक है तो करने दो ना। तू पढ़ कविता, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वो तो अपनी पढ़ाई में लगाना। अरे कोई जरूरत नहीं है उसे वो तेरी मेहनत के पैसे देने की, वो तू अपनी शादी के लिए बचा कर रख। और कविता, तुझे भी जल्दी ये सब छोड़ना होगा, समझी? बाबा तुम दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैं पहले से कह देती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करने वाली। ऐसा नहीं कहते कविता। नहीं दीदी, अगर मुझसे जबरदस्ती की गई तो मैं यहाँ से उड़नछू हो जाऊंगी। देखो ज्योति, कैसे लक्षण है इसके, तभी मैं कहती हूँ लड़कियों को इतना बढ़ाना ही नहीं चाहिए। अरे माँ, कविता बस मजाक कर रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आप हमें भिंडी रोटी दीजिए, बड़ी जोरों की भूख लगी है, फिर मुझे बाबा के साथ खेत में भी तो जाना है। हाँ ये लो। माँ, तो तभी खाऊंगी जब दीदी बनाएंगी। हे भगवान, इस लड़की के नखरे ही खत्म नहीं होते। ज्योति और उसकी बहन का छोटा सा परिवार था। ज्योति के बाबा खेतों में काम करते थे और ज्योति उनकी मदद कर दिया करती थी। कविता को तो आपने देख लिया, वो अलमस्त लड़की थी, आज तक उसने किसी की नहीं सुनी थी। लेकिन वो दोनों अब जवान हो गई थी तो बिरजू को अब उनके ब्याह की चिंता सताने लगी थी। अब दोनों बिटियाई है तो उनके ब्याह के बारे में तो सोचना ही होगा। क्या करे, दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया है। अब तुम्हारी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई है। अब बहुत बड़े घर का रिश्ता तो नहीं आ सकता, लेकिन कोई ठीक ठाक घर देकर दोनों के हाथ पीले कर दो। दो जवान बिटियाओं को घर में बिठाना सही नहीं है बिरजू। हाँ, हमें भी उनकी चिंता सताती रहती है, अब क्या करें। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा घर हो तो हमें जरूर बताना। बाबा, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। कैसी हो ज्योति बिटिया? मैं ठीक हूँ निर्मल काका, आप कैसे हैं? ज्योति तो काफी बढ़िया और बहुत ही सुंदर हो गई है। हमारे पड़ोसी गांव में रामलाल का बेटा रहता है, वो तुम्हारी तरह खेती करता है। तुम कहो तो हम ज्योति की बात वहाँ चला सकते हैं। नेकी और पूछ पूछ, तुम चलाओ रिश्ता, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति हमारी पसंद से ही शादी करेगी। अपने बाबा की बात सुनकर ज्योति ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात से कविता को बड़ा एतराज था, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी शादी पे और जिंदगी पे खुद का हक होना बड़ा ही जरूरी है। अरे जी, बात तो बड़ी गलत है अम्मा, ना दीदी से पूछा ना ही उन्हें लड़की से मिलवाया, ऐसे ही उनकी शादी तय कर दी। तुम ना हमें ज्यादा ज्ञान मत दो, तुम्हें पता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना। हम तो बाबा से कहने वाले हैं ये सब गलत है। कविता छोड़ो ना, बाबा ने हमारे लिए जो भी किया होगा वो सही किया होगा, काहे इतना शोर मचाना। अरे दीदी, आप समझ नहीं रहे हो, ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे ही किसी के भी घर चली जाओगी क्या? हमारे गांव में सबका भी ऐसे ही तो होता है, शादी के बाद हर लड़की को निभाना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, जो भी बाबा ने तय किया होगा सब सही ही होगा। सही तो कह रही है ज्योति, और तुम्हारे लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर दिए हैं तुम्हारे बाबा। अब ज्यादा ये किताब के मुंह मत लगो। ज्योति को देखो कितनी होशियार हो गई है, रसोई में सब कुछ बना लेती है। हम नहीं करने वाले इस तरह से ब्याह, पहले हम कुछ बन जाएंगे फिर करेंगे ब्याह। हाँ कह देते हम माँ। अरे जरा देखो तो इसके तेवर, इसे क्या लगता है ये कहीं की राजकुमारी है? अरे हमारे नसीब में तो बैंगन की सब्जी भी बड़ी मुश्किल से आती है, इसीलिए तो सालों से भिंडी की सब्जी खा रहे, और ये मैडम चली है पनीर की सब्जी के सपने देखने। जाने दो ना माँ, अभी वो गुस्से में है ना, सीख जाएगी। लाओ हम आपके लिए भिंडी की सब्जी रोटी बना देते हैं, पता नहीं फिर कब मौका मिले आप सबके लिए बनाने का।
ज्योति का ब्याह हो गया पड़ोस के गांव लल्लनपुर में, जहां ज्योति के पति लक्ष्मण खेती करते थे। खेत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां एक तो सब्जी तो उगी जाती थी। परिवार में सास ससुर थे जो काफी बुजुर्ग थे। अम्मा आपके लिए परवल लाए हैं और रोटी लाए हैं, लीजिए। अरे कभी परवल, टिंडे और आलू की सब्जी बनाकर लाती हो, कुछ और बनाना नहीं आता क्या तुम्हें? अम्मा, बाजार में सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि कुछ भी सस्ता मिलता ही नहीं। ये तो हमारे खेत की सब्जी है, इसीलिए यही बना देते हैं। हमने तो सुना था तुम भिंडी की सब्जी बढ़िया बनाती हो बहू, कभी वो भी खिला दिया करो। हमने इस बार खेत में भिंडी की सब्जी उगाई है। उसके बीज थोड़े महंगे थे, लेकिन हमने डाल दिए। जब भिंडी उग जाए तो अगली बार वही बना देना। जी बिल्कुल, वही बना देंगे। आप थक गए होंगे, हम आपके लिए पानी ले आते हैं। हमारे सीने में जलन सी हो रही है कई दिनों से, हमारे लिए भी ठंडा पानी ले आओ जरा। बाबा, आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। वैद्य की दवा से काम नहीं चलेगा, लगता कुछ असर ही नहीं हो रहा। यहाँ के डॉक्टर की दवा भी कहाँ लग रही है। हम तो कहते हैं इन्हें शहर के डॉक्टर के पास दिखा लाते हैं। अरे शहर के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। एक तो तुम्हारे बाबा ने ठीक से ब्याह में कछु दिया भी नहीं। माँ, तुम काहे ज्योति को दोष दे रही हो? हमने भी तो जीवन में इतना कुछ कमाया नहीं कि जीवन आसान हो सके। हमारे पास कुछ पैसे हैं बचाए हुए। हम जब बाबा के साथ खेत पर काम करते थे ना, तब कई घरों में खाना बनाने जाते थे, उसी से बचाए हैं। आप ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, मैं कल ही बाबा को शहर में ले जाता हूँ। ज्योति के ससुराल की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ज्योति ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी सास उसे ताने मारती, लेकिन वो कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। अरे क्या जरूरत थी पड़ोस की जान की भिंडी की सब्जी देने की? यहाँ क्या पैसे पेड़ पर उगता है? वो माँ जी, उनको भिंडी की सब्जी की खुशबू आ रही थी पड़ोस से, तो उन्होंने मांग ली। अब किसी को अन्न के लिए मना करना मुझे सही नहीं लगा। वाह, तुम तो अन्नपूर्णा माता बनती जा रही हो। एक काम करो, भंडारा ही क्यों नहीं कर लेती? सबको फ्री में खाना खिलाती रहो। अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? 1 कटोरी भिंडी की सब्जी तो दी है, वो भी हमारे खेत की उगाई हुई। क्या हो जाएगा? मेरा बेटा मेहनत करके सब्जियां उगाता है और तुम हो कि सबको मुफ्त की रोटियां देती रहती हो। देखो, मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे किस बात पर इतनी बहस कर रही हो अम्मा? ये तेरी बीवी से कह दे, हमसे बिना पूछे कोई भी फैसला ना लिया करे। ठीक है अम्मा, हम आगे से ध्यान रखेंगे। तुम अम्मा की बातों पर ध्यान मत दो, कमरे में आओ, हमें तुम्हें कुछ बताना है। लक्ष्मण काफी गंभीर लग रहा था। ज्योति उसे देखकर समझ गई कि कोई परेशानी वाली बात है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बात उसकी बहन कविता से जुड़ी हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? कविता ऐसा नहीं कर सकती। हमने पूछताछ करवाई है तुम्हारे गांव में, यही सच है। कविता घर छोड़कर चली गई है। सुनने को मिला है कि उसे शादी नहीं करनी थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। कविता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मा बाबा पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारे बाबा ने कविता से सारे रिश्ते तोड़ दिए। पता नहीं कविता कहाँ होगी, क्या करेगी वो शहर में। हमें तो लगता है कि वो थोड़े ही दिन में वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। हमने अम्मा के सामने ये बात नहीं कही, क्योंकि वो बात का बतंगड़ बना देती। कविता हमसे तो बात कर लेती एक बार। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बहन। कविता घर छोड़कर भाग गई और उसके बाद ज्योति ने भी अपने मायके जाना कम कर दिया। अब तो उसके ससुराल की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी परेशानियां कम नहीं हो रही थी। हमें बाबा को फिर से शहर ले जाना होगा। इस बार जो पैसे बचाए हैं इसी में खर्च हो जाएंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को, कोई काम नहीं बन रहा। अगर तू चला जाएगा तो खेत को कौन देखेगा बेटा? इस बार की फसल कुछ खास नहीं हुई है अम्मा, सिर्फ भिंडी और आलू की सब्जी अच्छी बनी है। उसे भी बाजार में जाकर बेचना होगा। आप बाबा को अस्पताल ले जाइए, हम भिंडी बेच कर आते हैं बाजार में। उसी से जो पैसे मिले हम गुजारा कर लेंगे। आप चिंता मत करिए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। बाबा के इलाज में कुछ दिन और महीने भी लग सकते हैं। हम तुम्हें फोन करेंगे, अपना और अम्मा का ख्याल रखना। जी हाँ, हम है ना, आप जाइए। लक्ष्मण बाबा को लेकर चला जाता है। ध्यान रखेगी, खास ध्यान रखेगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भूखे मरने के दिन आ जाए। अम्मा, आप काहे ऐसा कह रही हैं? जब तक आपके बेटे नहीं आते हम आपका ख्याल रखेंगे। पहले तो ये भिंडी और आलू की सब्जी बेच कर आओ बाजार में, तो घर में कुछ राशन आ सके। हम अभी जाते बाजार। ज्योति भिंडी और आलू की बोरी लेकर बाजार में बेचने को निकलती है, लेकिन उसे उस सब्जी का कोई भी सही दाम देने को तैयार नहीं था। नहीं, हम ये भिंडी और आलू के ज्यादा पैसे नहीं दे सकते।
अरे इनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। देखिए सेठ जी, हमारे पास जीने का बस यही सहारा है। आप हम पर कृपा कीजिए, इसका सही दाम लगाइए। हमने कहा ना, कोई भी इस बाजार में इसके ज्यादा पैसे नहीं देगा। ऐसा ही है तो इसे बनाकर खा क्यों नहीं लेती? जा यहाँ से, हमारा समय बर्बाद मत कर। अब हम क्या करें? अगर घर पर पैसे नहीं ले गए तो राशन कहाँ से आएगा? तभी बाजार में आवाज आती है, छोले चावल ले लो, छोले चावल, भरपेट खाओ, एक प्लेट में भरपेट खाओ, आओ आओ। कांजीलाल ने सही कहा कि हम भिंडी आलू बनाकर भी तो बेच सकते हैं ना, क्यों ना हम भी इसी बाजार में बेचे। भिंडी और आलू की सब्जी और रोटी, हाँ यही सही रहेगा। हम कल ही यहाँ अपना ठेला लगाएंगे। ज्योति बिना पैसे के घर जाती है। बताओ कितना मुनाफा हुआ? अम्मा, बाजार में तो कोई भी इसके सही दाम नहीं दे रहा था। क्या? तो खाली हाथ आ गई तुम? अरे पहले तो बड़ा कह रही थी हम सब कुछ संभाल लेंगे, अब क्या हुआ? अम्मा, हमने तय किया है कि हम इन्हीं भिंडी और आलू की सब्जी और रोटी का ठेला लगाएंगे। हमारे हाथों की सब्जी बड़ी ही स्वाद बनती है, हमें यकीन है कि वो बहुत बिकेगी। लो, अब ये नया चोचला लेकर आई हमारी बहू। पता नहीं कब हमारा बेटा आएगा और कब हमारा पेट भरेगा। अम्मा, हम पर विश्वास कीजिए, हम बहुत मेहनत करेंगे और इस ठेले को कामयाब बनाएंगे। तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं है। ज्योति ने अगले दिन से ही वो भिंडी और रोटी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके हाथ की भिंडी और रोटी की सब्जी जिसने भी खाई वो उसका दीवाना हो गया। बाजार में हर जगह ज्योति के ठेले की ही चर्चा हो रही थी। मालिक, इसकी हिम्मत देखिए, हमारे ही बाजार में भिंडी रोटी का ठेला लगाया इसने। अरे लगाने देना ये हमें कहाँ जानती है। हमें इसने अपने भिंडी आलू नहीं बेचे थे ना। कल देखना हम कैसे इसका ठेला हटाते हैं। आज तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। आज घर का राशन भर लेती हूँ, अम्मा भी खुश हो जाएगी। आ गई? कितने का नुकसान किया बताओ तो? अरे अम्मा, ये देखिए, आज हमारी अच्छी कमाई हुई है, इसलिए हम राशन भी ले आए हैं। हमने कहा था ना हम आपका ध्यान रखेंगे। देखिए, हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चलो ये सब रसोई घर में रख दो। जी अम्मा, कल हम ज्यादा भिंडी और रोटी बनाएंगे, जिससे ज्यादा कमाई होगी, देखिएगा आप। और थोड़े पैसे इनको भी भेज देंगे, जिससे बाबा का इलाज भी जल्दी से हो जाएगा। कितना वक्त हो गया है लक्ष्मण को गए हुए, पता नहीं कैसे होंगे वो दोनों। आप चिंता मत करिए, हम जल्दी ही उनकी परेशानी भी दूर कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है। अरे अब काहे हमें देख रही हो? खाना बना दिए, जाकर खा लो। कल सुबह ठेला भी लगाना है ना, जाओ। धन्यवाद अम्मा खाना बनाने के लिए। हम वादा करते हैं हम बहुत मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अरे अब जाओ, जाकर खाना खा लो। ज्योति की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी भिंडी और रोटी सबको बड़ी पसंद आ रही थी, लेकिन कांजीलाल से ज्योति की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए आज वो एक कागज लेकर ज्योति के ठेले पर आ गया। अरे हम कह रहे ना, यहाँ तुम अपना ठेला नहीं लगा सकती हो। कारट की तरफ से नोटिस है तुम्हारे लिए। लेकिन हम यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे मालिक? यहाँ ही बाजार में तो सब लोग आते हैं, गांव में हमारा ठेला चलेगा ही नहीं। हम पर रहम खाइए, हमें यहाँ पर ठेला लगाने दीजिए। अरे देखो, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो हम पुलिस को बुला लेंगे। हम आ गए हैं, बोलो क्या कहना है? अरे मैडम, आप मालिक ये नई एसपी साहिबा है, यहाँ अभी अभी पोस्टिंग हुई है इनकी। कविता, तुम? क्या मसला है बताइए, क्यों हटवा रहे हैं इनका ठेला? दिखाइए कागज। अरे वो मैडम, ये तो बस ये कागज तो नकली है। तुम यहाँ भोले भाले लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, हम तो बस इन्हें ऐसे ही डरा रहे थे। तुमने औरतों को कमजोर समझ रखा है। तुम्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक औरत अगर चाहे तो पूरा संसार चला सकती है। आज की बात, किसी भी औरत को तुमने डराया या धमकाया है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी, आपको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। दीदी? अरे मालिक, ये तो इसकी बहन निकली। चलिए निकलिए यहाँ से। कविता, तू इतनी बड़ी अफसर बन गई है। दीदी, हम कहते थे ना हम कुछ न कुछ बन जाएंगे। हम उस दिन घर से इसीलिए भागे थे कि हम जिंदगी में कुछ बन जाएं, अम्मा बाबा को अच्छी जिंदगी दे। अब तो बाबा ने हमें अपना लिया है। लेकिन दीदी, आप यहाँ कैसे? हमने जिंदगी में पढ़ाई को महत्व नहीं दिया, इसीलिए यहाँ भिंडी रोटी बेच रहे हैं। नहीं दीदी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपके हाथ की भिंडी रोटी तो इतनी स्वाद है कि पूछिए मत। आप यहाँ आराम से ठेला लगा सकती हैं दीदी। आज की बात आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। धन्यवाद।
कविता ज्योति की जिंदगी में एक आशा की किरण की तरह आई थी। कविता ने कुछ पैसे डालकर ज्योति का ठेला बड़ा बनवा दिया, जहां अब लोगों के बैठने के लिए भी जगह बन गई थी। लक्ष्मण भी बाबा का इलाज करवाकर घर लौट आया और खेती में और ध्यान देने लगा। लेकिन कविता के आने से एक और इंसान था जो बिल्कुल सुधर गया था। अरे ज्योति बिटिया, बताओ ना अपनी बहन को कि हम तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, है ना। अरे ये तो हमारी बहू नहीं है, बिटिया की तरह है। हम तो अभी इसके साथ ही यहीं ठेले पर ही बैठते हैं। दोनों सास बहू भिंडी रोटी बेचते हैं। हम तो घर से अपना बनाया अचार भी लाते हैं। यहाँ ग्राहकों को ना बड़ा ही स्वाद लगता है। बताओ ना अपनी बहन को ज्योति। दीदी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे नहीं छोटी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारे आने से अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब अम्मा और मैं दोनों भिंडी और रोटी बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। हमें खुशी है कि आपने अपने हुनर को जाया नहीं जाने दिया। इसी बात पर हमारे लिए भिंडी रोटी की एक प्लेट लगा दीजिए मैडम। अरे हम लगा देते हैं, बैठो बैठो। ज्योति बिटिया तुम आराम करो। हाँ मम्मी जी, मैं सब्जियां लेकर आ गई हूँ। सच्ची बाजार में तो सब कुछ इतना महंगा है, लगता है आग लगी पड़ी है दामों में तो। हाँ बेटा, महंगाई तो है ही, ऊपर से ये बारिश का मौसम, सब्जियां महंगी मिलती है। अच्छा क्या क्या लाई है ये बता। मम्मी जी वही सब, तुरई, घिया, करेला, लोबिया, परवल। और है ही क्या बाजार में? लो सत्यानाश, इतनी सारी सब्जियां उठा लाई। अरे बहू पूछ ही लेती लाने से पहले एक बार। 500 रुपये ठंडे कर आई महारानी। अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? घर में इतने सारे लोग हैं, सब्जी के बिना कैसे चलेगा? सब्जी तो चाहिए ना। अरे देवरानी जी, अभी नई नई आई हो ना, इसलिए ऐसी अनाड़ी जैसी बात कर रही हो। अरे भाई, ये जो हरी भरी सब्जियां तुम लाई हो ना, इन्हें घर में कोई नहीं खाता। ना तो ननद रानी की जुबान पर चढ़ने वाली है, ना देवर जी के। और बच्चे तो उनका नाम सुनकर ही भाग खड़े होंगे, देखना। तो फिर क्या खाते हैं सब लोग? एक तो पूरे महीने का बजट बिगाड़कर मैं इतनी अच्छी हरी पत्तेदार सब्जियां लेकर आई हूँ, और आप कह रही हैं कि इन्हें कोई खाएगा नहीं। ये टमाटर, आलू और खीरा तो ननद रानी पीसकर अपनी स्किन पर लगा लेंगी, किसी को खाने को नहीं मिलने वाला। लेकिन इस घिया तुरई का क्या करेंगे? इतना ही नहीं, केला और पपीता भी लाई हो तुम तो। उन्हें तो रोज़ रोज़ मैगी, पास्ता, बर्गर, मैक्रोनी यही चाहिए होता है। अरे भाभी, ये लोग खाने से मना कर देते हैं और आप इनकी बात मान भी जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, हरी सब्जियां, फल फूल नहीं खाएंगे तो और खाएंगे क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शरीर को सब तरह के पोषण की ज़रूरत होती है। अच्छी हरी सब्जी नहीं खाएंगे ना तो शरीर में आयरन और विटामिन की कमी हो जाएगी। अरे ये ज्ञान की ना मोटी मोटी बातें हमें समझ में आती हैं, लेकिन इन चारों को कौन समझाएगा? आप चिंता मत करो भाभी, मैं देखती हूँ ये लोग हरी सब्जियां खाने से इनकार कैसे करते हैं। पापा जी, क्या बात है, अब रात में रोज़ चूरन क्यों खाते हैं? आपके पेट में दर्द रहता है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे ना ज़रा कब्ज़ की शिकायत रहती है, बस इसीलिए रोज़ चूरन खाकर सोना पड़ता है। बाबूजी, अगर सब्जी, फल, रेशेदार खाना नहीं खाएंगे तो आपके साथ साथ घर के बाकी सभी लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत हो जाएगी। अरे भाई, शरीर के पाचन को स्वस्थ रखने के लिए फल और सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी होता है। तेरा मतलब है अगर मैं हरी सब्जियां खाने लगा तो मुझे चूरन नहीं खाना पड़ेगा? अरे बिल्कुल नहीं खाना पड़ेगा। आज से मेरी बात मानकर रेशेदार फल, सब्जियां और थोड़ा सा व्यायाम शुरू करें, फिर देखिए। बहू रोहिणी की बात सुनकर बाबूजी की आंखों में चमक सी आ गई थी, क्योंकि सालों से चूरन खाकर वो भी परेशान हो चुके थे। टीना, ये बालों में क्या लगा रही हो? अरे भाभी, क्या बताऊं, सारे बालों का सत्यानाश हो गया है। मैंने इंटरनेट पर रेमेडी देखी है, उसे ट्राई कर रही हूँ। किसी तरह ये बालों का घोंसला फिर से बालों की शेप में वापस आ जाए, उसी के लिए तो दिन रात मेहनत कर रही हूँ। तुम्हें पता है टीना, हमारे बाल ना प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगर हमारी बॉडी का प्रोटीन इंटेक सही रहेगा तो बाल अपने आप सुंदर, घने और चमकीले हो जाएंगे। जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, वही हमारे स्किन और बालों पर दिखाई देती है। आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर तुम अपने खाने में जंक फूड की जगह दालें, हरी सब्जियां, नट्स और फ्रूट्स ऐड करोगी ना, तो बाल के साथ साथ स्किन भी चमकने लगेगी। सोच लो, तुम्हें टेस्ट की ज़्यादा चिंता है या अपने बालों की? बात तो आपकी एकदम सही है भाभी, बाल से बड़ी तो दुनिया में और कोई चीज़ ही नहीं है। अरे बाल की कीमत एक टकले से पूछो। उस बेचारे के जीवन का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि उसके सर पर बाल नहीं होते। भाभी, आपको पता है
टीना और बाबूजी दोनों लोग हरी सब्जियां और फ्रूट्स खाने के लिए तैयार हो गए। आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सबको लाइन पर ले आऊंगी, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करो। दोपहर का समय था। जेठानी के दोनों बच्चे रिया और अंकित अपना होमवर्क कर रहे थे। तभी रोहिणी अपने मोबाइल में एक वीडियो ऑन करके उनके पास जाकर बैठ जाती है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आए? स्कूल में होने वाले सारे कंपटीशन में आप ही फर्स्ट आए? अगर आपके मन में ये सब बातें चल रही है तो हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात, अगर आप रोज़ आंवले के साथ एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाओगे तो उससे आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ेगी। दूसरी बात यह कि जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होने से शरीर के अंगों तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे शरीर का अच्छे से विकास होता है। जब दिमाग और शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप आने वाले एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। इसलिए आज से ही हरी सब्जियां और फलों को खाना शुरू कर दो और फिर देखो रिजल्ट्स। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना इतना आसान काम है। बचपन में अगर मुझे ये बात बता दी होती तो हेल्दी खाना खाकर मैं भी कब की टॉपर बन गई होती। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि अच्छा खाना देखकर मुंह टेढ़ा करती थी। लेकिन मुझे लगता है तुम लोग मेरी तरह बेवकूफ़ी नहीं करोगे, है ना? सच कहा ना? सही बात है चाची, इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। आप ना अब से मेरे लिए ग्रीन वेज बनाया करो। मुझे तो भाई ब्रेन को हेल्दी करना है और वो आंवला भी खाना है मुझे। फिर देखता हूँ सारों को कैसे मुझे बिट करके क्लास में फर्स्ट आता है। चाची और मेरे लिए वो बनाना, वो जो रेड रेड होता है ना, जिसमें ब्लड जैसा रेड कलर निकलता है, ताकि मेरे चिक्स भी ना उसकी तरह रेड हो जाए। रोहिणी की गोल गोल बातों में घर के सारे सदस्य फंस गए थे। हरी सब्जियों का फायदा बताकर उसने ससुर, ननद, यहाँ तक कि घर की शैतान चौकड़ी रिया और अंकित को भी अपनी तरफ कर लिया था। हालांकि लौकी का जूस और करेले की सब्जी खाने को तो खुद सासू माँ भी तैयार नहीं थी, लेकिन रोहिणी के पास तो जैसे सबके मूड को सेट करने की चाबी थी। अब तो रोज ही घर में घिया, टिंडा, भिंडी बनने लगे थे। धीरे धीरे सभी खाना सीखने लगे थे। ये क्या हो गया है सबको? सबके सब भैंस की तरह हरा चारा खाने लगे। जब से छोटी भाभी आई है इस घर की तो आबो हवा ही बदल गई। 1 हफ्ता हो गया है, हर रोज़ घास फूस खाकर मैं तो तंग हो गया हूँ। लगता है सबसे बात करनी ही पड़ेगी। अरे टीना, तू कब से ये सब खाने लगी? चलना मोमोज खाकर आते हैं। नहीं भैया, ये सब ना अनहेल्दी खाना है, इसे खाने से स्किन खराब होती है। मैं तो आज से हेल्दी स्नैक्स ही लूँगी। भाभी ने मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे, मैं वही खाने वाली हूँ। अरे बूढ़े जैसी क्या बात कर रही है? ये सब खाने के लिए अभी बहुत उम्र पड़ी है हमारे पास। हेल्थ की चिंता बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो जमकर टेस्ट उड़ाते हैं। और ये क्या कीड़े मकोड़े खा रही है कटोरी में? क्या भैया आप भी? ये कीड़े मकोड़े नहीं है, अंकुरित मूंग है, स्प्राउट्स कहते हैं इन्हें। बहुत हेल्दी होते हैं, ढेर सारा प्रोटीन और फाइबर होता है इनमें। अरे भाई, क्या जादू चला दिया भाभी ने कि ये सब बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गया। पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैं सबको वापस ट्रैक पर ला कर ही मानूंगा। अगर ये लोग फिर से वही सब खाने को तैयार नहीं हुए ना तो मुझे भी सारी उम्र यही सब टिंडा और भिंडी खाना पड़ेगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। नीरज बारी बारी से जाकर घर में सभी को जंक फूड खाने के लिए उकसाता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों में आने के लिए तैयार ही नहीं था। बस करिए देवर जी, और कितना हाथ पैर मारेंगे? अब कोई भी आपकी बातों में नहीं आने वाला। अब आप भी सरेंडर कर दीजिए और घिया, परवल और हरी सब्जियां खाने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं ये सब कोई आपके बुरे के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। आप देखना 1 महीने के अंदर अपने आप में कितना चेंज दिखने को मिलेगा आपको। वो तो वक्त ही बताएगा कि घर में कौन सा खाना बनेगा और किसके अंदर बदलाव आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन में आप भी हमारी तरह मसालेदार खाना खाकर वाह वाह करते नजर आएंगे और अपना ये घिया तौरी भूल जाएंगी। अगले दिन सभी लोग लंच के समय तो एक ही सब्जी से रोटी खा रहे थे। तभी घर के 40 इंच स्क्रीन के टीवी पर नीरज कढ़ाई पनीर का वीडियो चला देता है और रेस्टोरेंट से लाकर कढ़ाई पनीर उनके सामने बैठकर ही खाने लगता है। अरे बेटा, ये कढ़ाई पनीर तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। ला ज़रा थोड़ा सा टेस्ट करा दे। अरे नहीं पापा, आप कह रहे थे ना आपको तेल मसाला नुकसान करता है, तो आप रहने दो। आप अपनी तोरी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। चाचू आप अकेले अकेले खा रहे हैं, गलत बात है, थोड़ा सा तो टेस्ट करवा दो। हाँ चाचू, वैसे भी पनीर तो हेल्दी होता है, पनीर तो हम लोग खा ही सकते हैं।
पनीर हेल्दी होता है, लेकिन कढ़ाई पनीर हेल्दी नहीं होता। कढ़ाई पनीर में तो भाई ढेर सारे मसाले, तेल डाला जाता है, तभी तो इतना टेस्टी होता है। अगर बिना तेल मसाले का होता तो तुम्हारी तोरी जैसा ही लगता। अब तुम अपनी तोरी की शक्ल देख लो और मेरे कढ़ाई पनीर की। क्या टेस्ट है, क्या रंग है, आहा क्या खुशबू है, मज़ा आ गया। सामने स्क्रीन पर चल रही कढ़ाई पनीर की वीडियो देखकर घर में सभी के मुंह में पानी आ रहा था। नीरज को इतना तो समझ में आ गया था कि इस तरह सबके सामने बैठकर चिढ़ाकर खाना खाने से बाकी लोगों के मन में भी खाने को लेकर इच्छा जाग रही है। बस उसे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया था। अब वो रोज सबके सामने बैठकर उन्हें दिखा दिखा कर कभी शाही पनीर तो कभी पिज्ज़ा खाता। 3 दिन बाद, भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा हेल्दी खाना कहीं ऐसा ना हो कि प्रोटीन और विटामिन का ओवरडोज हो जाए। आप ना मेरे बाल और स्किन की चिंता मत करो, उसके लिए मैंने सप्लीमेंट्स मंगा लिए हैं। आप तो बस आज बढ़िया सा छोले भटूरे बनाकर खिला दो। टीना की बात सुनकर बाकी सब भी छोले भटूरे के नाम सुनकर भावनाओं में बह जाते हैं और रोहिणी की इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। एक बार जो जंक फूड खाना शुरू होता है फिर तो जैसे शेर के मुंह में खून लग गया था। अब रहने भी दीजिए, गोल गोल बातें करके कितना बहलाएंगी सबको। ये लग सुधरने वालों में से नहीं है। बेचारी रोहिणी का घर वालों को हरी भरी सब्जियां खिलाने का सपना अधूरा रह जाता है और एक बार फिर से घर में हर रोज जंक फूड बनना शुरू हो जाता है। अरे रिन्नी बहू, तेरे फूफा ससुर आ रहे हैं, घर को फिर से चमका दे, दूध को फाड़ कर रसगुल्ला बना ले और हाँ, आरती की थाली तैयार रखना। रिन्नी सर पर हाथ रख लेती है। क्या बात है माँ जी, अब तो बुआ जी की शादी को 30 साल हो गए, लेकिन फूफा जी की खातिरदारी तो ऐसे होती है जैसे। अरे बहू, तुझसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ, लेकिन करूँ भी तो क्या। तेरे ससुर जी से उनकी माँ मरते वक्त यही मांग गई थी कि कुछ भी हो उनके दामाद की खातिरदारी हमेशा रहनी चाहिए। तो बेटा। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर इंतजाम करती हूँ। थोड़ी देर में एक छोटी सी हाइट का पतला सा आदमी घर के अंदर आता है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, घर में मेहमान आने वाले, भागो यहाँ से निकलो। अरे क्या बदतमीजी है, घर के किसी बड़े को बुलाओ। तभी वहाँ रिन्नी बहू आ जाती है। अरे फूफा जी आप आइए आइए, ये नौकरानी है घर की, इसे कुछ पता नहीं। अरे कैसे पता नहीं, घर पर काम पर रखा था तो परिवार वालों की फोटो नहीं दिखाई थी एल्बम में। अरे ला जी, अब हम एल्बम में फोटो क्यों देखे, काम करे कि रिश्तेदारी का पावर पॉइंट बनाए, हैं बताओ तो जरा। तभी रिन्नी की सास आ जाती है। अरे बहुत बोलती है ये, अरे चुप हो जा यहाँ से। रिन्नी, आरती की थाली लिया, फूफा जी की आरती उतार ले। अब क्या, जितना उतारना था नौकरानी को आगे रखकर उतार ही दिया ना। न जाने किस घड़ी में इस घर की बेटी से ब्याह कर लिया, न माँ को सहूर था न ही भाभी को। माफ करिए जी, मैं अभी आई। किसी तरह घर के सभी सदस्य मिलकर फूफा जी को समझाते हैं, माफी मांगते हैं और मिन्नतों के बाद। तो जीजा जी कैसे आना हुआ, बहन बता रही थी कोई खास काम है। वैसे तुम लोगों से क्या खास काम हो सकता है, खास काम तो खास लोगों से होता है और तुम लोग ठहरे आम इंसान। रिन्नी पति की तरफ देखती है। पति उसे शांत रहने को कहता है। वैसे फूफा जी, मैंने बेटे की शादी तय कर दी है, शादी की तैयारी रखिएगा। अच्छा, क्या तैयारी करनी है? देखो पैसे वैसे चाहिए तो अभी बता दो, वैसे भी ससुराल इतना फक्कड़ रहा है कि बस पूछो मत। रिन्नी को आ जाता है गुस्सा। इज्जत जो आपको महाराज की तरह दे वो ससुराल फक्कड़ कहाँ फूफा जी, और पैसे की जरूरत नहीं है, बस आप और बुआ जी आ जाइए, यही सम्मान होगा। आ जाएंगे, लेकिन कौन है लड़की वाले? और हाँ, मेरे जैसे ससुराल में शादी तो नहीं कर दी। अरे जीवन भर बीवी को तौर तरीके ही सिखाते रह गए। देख लो, लड़की के बाप से बात कर लो, क्या क्या दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो हम लोगों की तरह तुम लोगों को भी कुछ ना मिले सिवाय लड़की के। सभी को फूफा की बात पर गुस्सा आता है, लेकिन करते भी तो क्या, मरी माँ की आखिरी ख्वाहिश को मानकर शांत रहते हैं। उनके जाने के बाद मैंने जीवन में ऐसा आदमी नहीं देखा, कुछ नहीं होता था इन लोगों के पास। बाबूजी ने बिजनेस शुरू करवाया, पैसे देकर घर खरीदवाया, बिजनेस का गुण सिखाया और आज अपने ससुराल को भला बुरा बोल रहा है। पर माँ, बुआ कुछ क्यों नहीं कहती? उन्हें तो स्टैंड लेना चाहिए ना अपने मायके के लिए। अरे क्या करे वो बेचारी, जब से शादी हुई है उसकी तो किसी ने सुनी ही नहीं। बस घर का काम और पति की हाँ पर हाँ। कभी माँ बाप ने सिखाया ही नहीं कि अपने हक के लिए खड़े हो।
रिन्नी और सास के बीच आई गई हो जाती है कि एक रोज रिन्नी के ससुर जी कहते हैं, अरे क्या क्या तैयारियां चल रही है शादी की। वो क्या है ना, कमला बुआ आ रही है, फोन आया था। क्या फूफा जी भी आ रहे हैं साथ में? वैसे भी आज हम लोग मेरे बेटे के होने वाले ससुराल जा रहे हैं। माँ तुम बुआ को देख लेना, मैं और रिन्नी तो नहीं होंगे, हमारा जाना जरूरी है। अरे क्या पता बेटा, लेकिन अगर वो साथ आए तेरी बुआ के तो घर पर तो बवाल मचा देंगे। बेटा करता भी तो क्या, नहीं गया अपने बेटे के ससुराल और माता पिता के साथ बैठकर बुआ और फूफा जी का इंतजार कर रहा था कि तभी बुआ आती है। अरे वाह मेरी बहना, बड़े दिन बाद आई। हाँ हाँ कमला दीदी, आपके पतिदेव तो आए थे, आप भी साथ आ जाती। क्या हो गया, दोनों साथ घूमते नहीं है क्या? भाभी वो आपने अपने पोते की शादी तय कर दी है ना, तो उसके लिए ही भेजे थे ये हमको। पर बुआ जी, हम लोगों को तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बेटे की शादी है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस। भाभी की बात सुनकर बुआ की आंख में आंसू आ जाते हैं। अरे दीदी मायके आई हैं, खुश होइए। बिटिया मायके आकर फ्री होती है और आप हैं कि मन में भार ली हुई है। क्या हो गया बताइए? अरे क्या बताऊं भाभी, इन्होंने ही भेजा है, बोला है आप लोगों को साफ साफ बोल दूं कि शादी में ससुराल की तरफ से इनको सोने की चेन और 5,000 रुपये का चढ़ावा लड़की वालों से बोल कर दिलवा दे, नहीं तो ये शादी में नहीं आएंगे। मुझे भी धमकाया है कि नहीं तो मुझे अकेले ही भेज देंगे। और ये क्या बात होती है बेटा, हम लोगों ने तो किसी भी तरह के लेन देन के लिए मना कर दिया है। लड़की अच्छी है और उनकी माता पिता इतने सक्षम नहीं है। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वही आप लड़की वालों को बोलकर इन्हें दिलवा दीजिए ना, बाकी सोने की चेन का इंतजाम तो कर लूंगी मैं। अरे वो तो है मेरे पास, वही दे देंगे। रिन्नी बहू, जाकर सुनार के यहाँ से पॉलिश करवा लेना या तुड़वा कर नई ले लेना। बुआ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं आज भी आप लोगों पर बोझ बनी हूं ना भाभी। अरे कैसी बात कर रही हो, माँ पापा नहीं है तो क्या हुआ, तेरा भाई और भतीजा तो है ना। जीजा जी को बोलना सब कुछ मिलेगा, परेशान ना हो बस। शादी वाले दिन लड़की के पिता कहते हैं, ये लीजिए भाई साहब, ये पैसे और सोने की चेन। वैसे आप लोगों की औकात क्या इतना ही देने की है? और क्या क्या दे रहे हैं आप लोग दहेज में? या आपकी शादी भी ऐसे ही हो रही है जैसे मेरी हुई थी, फक्कड़? नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों को बिल्कुल लालची लोग नहीं मिले, बहुत ही समझदार हैं ये लोग। लड़की को ही दहेज मानते हैं, लेन देन के नाम पर भी सिर्फ यही लिया है जो आपके हाथ में है। हम तो खुश नसीब है कि हम लोगों को कोई मांगने वाला नहीं, ससुराल के कंधे पर रहने वाला दामाद नहीं, बल्कि अपने बल पर अपनी बीवी को संभाल लेने वाला दामाद मिला है। ये सुनकर फूफा जी का मुंह उतर जाता है और उसके बाद फिर वो कभी कोई डिमांड नहीं करते। हर किसी परिवार का कोई ना कोई पसंदीदा काम होता ही है जो वो साथ में करते हैं। हमारे रोहिरा परिवार का सबसे पसंद का काम था खाना। हाँ सही सुना आपने, पूरा परिवार जब देखो बस पनीर की नई डिश खाने के बारे में ही सोचता रहता था। पूजा, आज तो छुट्टी का दिन है, चिली पनीर खाएंगे? हाँ मम्मी, मजा आएगा, और साथ में पनीर के रोल्स भी बना देना प्लीज। अरे लेकिन कल ही तो मैंने शाही पनीर की सब्जी बनाई थी, फिर आज चिली पनीर। हाँ मम्मी, पनीर की अलग अलग डिश खाने में हमें बड़ा मजा आता है। अरे रोज रोज इतना भारी खाना खाकर आप लोग थक नहीं जाते? आज कुछ हल्का सा बना देती हूँ। मसाला खिचड़ी कैसी रहेगी? अरे नहीं नहीं, मसाला खिचड़ी कौन खाता है, तू तो चिल्ली पनीर ही बना दे बहू। मैं 1 किलो पनीर ले आया हूँ बहू, ये ले। आप तो ले आए, लेकिन मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती बार बार पनीर बनाने की। चलो जल्दी बना दो ना, आज एक नई फिल्म भी आने वाली है टीवी पर, वो भी साथ में देखेंगे। नई फिल्म ये लोग देखेंगे और मेरा पूरा वक्त चिली पनीर और पनीर रोल्स बनाने में ही चला जाएगा। अरे क्या सोच रही है बहू, जल्दी कर। और सुन, बच्चों के लिए कम तीखा बनाना भले, पर मेरे लिए तो एकदम मसाले वाला तीखा बनाना चिली पनीर। हाँ माँ जी, और कोई फरमाइश आपकी? ठीक है, अगर पूछ ही रही है तो साथ में सबके लिए ना शिकंजी भी बना देना। और मेरे लिए लाल शरबत प्लीज।
हे भगवान, इस घर में तो पूछना भी मना है कुछ। पूजा के घर वालों का खाने का प्रति प्यार इतना था कि उन्हें रोज़ कुछ अलग अलग खाने की इच्छा होती रहती थी। लेकिन इन सब में थक जाती थी पूजा, क्योंकि इन सारे पकवानों को बनाने में वक्त भी तो इतना ही जाता था। आज ये आलू टिक्की चाट खाना ज़रूरी था क्या? अरे आज तो इंडिया की मैच है, आलू टिक्की चाट खाना तो बनता है बहू। अरे इसमें हरी चटनी डालो ना, तीखा नहीं लग रहा है। अरे मम्मी, साथ में पपड़ी चाट बन जाता तो मज़ा ही आ जाता। अरे मम्मी, आपने मसाला पापड़ नहीं बनाया, मैंने कहा था आपको बनाने को। अरे मसाला पापड़ बनाने में कौन सी देर लगती है, अभी बना देगी मम्मी। बहू मसाला पापड़ बना ही रही है तो मेरे लिए 1 कप चाय भी रख देना। अरे चाय तो मुझे भी पीनी है, 1 कप मेरे लिए भी रख दियो। और मेरे लिए? जानती हूँ, लाल शरबत। और तुम दोनों के लिए लस्सी। और कुछ लाना है? नहीं मम्मी, आज हम बस ये हल्का चाट ही खाएंगे। हाँ बेटा, बहुत हल्का है सच में ये चाट तो। इसमें तो बस आलू की टिक्की, छोले, 3 तरह की चटनियाँ, दही, बूंदी और सेव ही तो है, और कुछ नहीं है। टीका, मैंने कहा था ना, आलू टिक्की चाट हल्की रहती है रात के खाने में। अरे वो देखो, आउट हो गया। यहाँ मैं क्लीन बोल्ड होने लगी हूँ, वो किसी को नहीं दिख रहा। वैसे तो हर गृहिणी को अपने परिवार के लिए खाना खिलाना, खाना बनाना दोनों ही बहुत पसंद होता है। लेकिन जब परिवार अपने साथ साथ औरों के लिए भी आपसे खाना बनवाते हैं तो आपकी हालत भी शायद पूजा की तरह ही हो जाएगी। हाश, अब जाकर पूरी रसोई साफ़ हुई है, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। रोज़ रोज़ इनके लिए पकवान बना बना कर तो मेरी कमर ही अकड़ गई है। अरे पूजा, देख तो कौन आया है। हाँ, अब कौन आ गया मेरी ज़िंदगी में काम बढ़ाने। देख, मेरी सहेलियाँ आई है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे ठीक ही तो है बेटा, हम ना आज स्पेशली तेरे लिए आए हैं। मेरे लिए नहीं, मुझे पता है ये दोनों शाही पनीर खाने आई हैं। हे भगवान, अभी अभी तो रसोई साफ की है मैंने। अब क्या करे बेटा, देव की तेरी इतनी तारीफ करती रहती है कि हमसे भी रहा नहीं जाता। अरे मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू की बुराई करती है, मैं तो हमेशा ही पूजा की तारीफ करती हूँ। काश अब मेरी बुराई करती मम्मी जी, मुझे थोड़ी सी तो राहत होती। अरे इसके हाथों में तो जादू है, क्या शाही पनीर बनाती है, इसके साथ पराठे, ओए होए होए, मज़ा ही आ जाता है। अब क्या बातों से ही पेट भरेगी? अरे पूजा अभी बना देगी, इसमें क्या दिक्कत है, होनहार है मेरी बहू। हाँ हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने ना अभी अभी रसोई साफ़ कर दी है और घर में शाही पनीर का सामान भी नहीं है, और आंटी जी को तो लेट भी हो रहा होगा ना। अरे बेटा, हमें क्यों लेट होगा, हम तो रात तक यहीं हैं, तुम आराम से खाना बनाओ, तुम हमारी चिंता ना करो बेटा। देखा, ये दोनों रात तक यहीं रुकने वाली है, इसलिए अभी शाही पनीर और पराठे बना दो और रात को ना कुछ हल्का सा जैसे दाल मखनी बना देना। हाँ हाँ, ये तो बहुत हल्का खाना है ना। अरे बहू, मैं तुझे तकलीफ़ देना नहीं चाहती। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ तकलीफ़ देती है मुझे मम्मी जी। वो तो मेरा मन बहुत कोमल है ना। जा तू अब जल्दी से जा, शाही पनीर और पराठे बना दे। पूजा का तो सारा दिन बस खाना बनाने में ही बीत जाता था, इसलिए अब उसने अपने लिए कुछ करने का सोचा कि किस तरह से इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज क्या पेश किया जा रहा है पूजा जी की रसोई से? आज तो मैंने बहुत कुछ बनाया है। अच्छा, जैसे कि मटर पनीर, नान, साथ में टिक्की और रायता भी। अरे वाह मम्मी, आज तो आपने होटल जैसी फीलिंग ला दी सच में। देखो तो मैंने टेबल भी किस तरह होटल जैसा ही सजाया है ना। मम्मी, हम सबको तो ऐसा लग रहा है कि हम सच में होटल में ही बैठे हैं। हाँ बेटा, अभी तो बहुत कुछ तुम सबको होटल वाला ही लगेगा। खाओ खाओ, सब लोग खाना खाओ। हाँ, आज पूजा ने सबके लिए होटल जैसा फैंसी खाना बनाया ही था, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब सबको खाना खाने के बाद होटल की तरफ बिल भी दिया जाता है। ये क्या है? क्या है मतलब? बिल है जो आपने खाया उसका 1500 रुपये। हाँ मम्मी जी, मटर पनीर और नान आपने खाए ना, उसकी पर प्लेट इतनी ही कीमत है। अरे लेकिन ये तुम हमें क्यों दे रही हो? आज से यहाँ जो भी खाना बनेगा उसका बिल सबको दिया जाएगा। रोज़ रोज़ इतना फैंसी खाना बनाकर मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज से मैं भी क्लाउड किचन की तरह हर डिश की कीमत रखूंगी। इसलिए देखो, मैंने ये चार्ट भी लगाया है।
लेकिन मम्मी हम कैसे देंगे आपको पैसे? सिंपल बेटा, डिश के कोई पैसे नहीं देने तुम्हें, लेकिन फैंसी डिश की डिमांड आई तो तुम दोनों को पॉकेट मनी तो मिलती है ना, उनमें से भर देना पैसे। अरे पूजा बहू, क्या मजाक है ये? नहीं 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 माँ जी, मजाक नहीं है ये। अगर आज मैं किसी और के लिए इतना सब बना रही होती तो कितना कमा रही होती। इसलिए आज से अगर कोई फैंसी डिश की डिमांड होगी तो आप सबको मुझे पर प्लेट उसका बिल देना होगा। ठीक है, कल मेरे लिए पनीर बिरयानी बना देना, ठीक है? ये लो 400 रुपये, ये मैंने अपने दे दिया है, तुम सब अपना अपना देख लो। नहीं, मैं तो दाल चावल ही खा लूँगी। मुझे भी अच्छे लगते हैं दाल चावल। अब हाँ, मैं भी जो भी सिंपल खाना बनेगा खा लूँगा। अब हमारी उम्र भी हो गई है वैसे भी। हाँ सही कहा आपने, मैं भी ना कल तो सिंपल ही खाना खाऊंगे भाई। पूजा के इस कदम से अब सबकी डिमांड धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें अब हर किसी प्लेट के लिए पैसे जो देने पड़ रहे थे। पापा आज मम्मी को बोलो ना शाही पनीर बना दे। बेटा, शाही पनीर के दाम देखे तूने? 800 रुपये की सब्जी है। इतना अमीर नहीं है तुम्हारा बाप कि 800 रुपये की सब्जी बनवा दे घर में। अब तो ऐसा लगता है शाही पनीर खाने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ेगा। पापा आप आज दे दो ना पैसे, हम किस्तों में चुका देंगे, चलेगा? अरे चुप कर, कुछ भी मत बोल। गलती हमारी है कि हमने पूजा को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। हमने उससे रोज़ रोज़ नए नए पकवान बनाए, जबकि वो पूरा दिन रसोई में लगी रहती थी और हम बस शाही पनीर खाने में बिजी थे। हाँ पापा आप सही कह रहे हैं। हमने घर की औरतों को इंसान कम लेकिन जादुई जिन बना कर रख दिया है। जो भी फरमाइश करो पूरी करवा देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है। पापा क्यों ना आज हम जिन बन जाए? पूजा रसोई में थी, तभी उसके बच्चे और पति वहाँ आते हैं। मम्मी घर में पनीर है? हाँ है, लेकिन तुमने चाट देखा है ना, शाही पनीर 800 रुपये की है। हाँ मम्मी पता है, इसलिए आज आप आराम करिए, आज हम तीनों मिलकर खाना बनाएंगे। क्या? हाँ, आज तुम भी बैठकर शाही पनीर खाने का मजा लो। रोहरा परिवार को तो समझ में आ गया कि रोज़ शाही पनीर खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बनाने वाला कितना थक जाता है ये बात सिर्फ वही जानता है। क्या आपको समझ में आया? या आपके घर में भी रोज़ शाही पनीर ही बनता है? अचानक से सास की चाल ढाल बदल जाए तो किसी भी बहू का शक करना तो बनता ही है, लेकिन फिर बहू शुरू कर दे पीछा सास का तो क्या कुछ सामने आता है, देखिए जरा। माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहीं भी जाऊं तुझसे मतलब? बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। अब पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं। कौन माँ जी, कौन मिलेंगे? और मैं तो बस पूछ रही हूँ, अब इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, पहले ये बता कि कैसी लग रही हूँ मैं। अब ये साड़ी ठीक तो लग रही है ना मुझ पे, या कोई दूसरी बदल लूं? वैसे ना ये रंग बड़ा ही जचता है मुझ पर, क्यों? जब पता है तो पूछ क्यों रही है? वैसे माँ जी, आप कहीं पार्टी में जा रही है क्या? आजकल कुछ ज्यादा ही पार्टियां नहीं हो रही है आपकी। बहू, जितना पूछा जाए उसी का जवाब दिया करो। जाओ अंदर से मेरा पर्स लेकर आओ। लीजिए माँ जी। लेकिन माँ जी, इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रही हैं आप? अरे तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास का पर्स देखते हुए? हैं? मैं जितने भी पैसे ले जाऊं मेरी मर्जी, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना ले जा रही हूँ। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आप फ्री में ना ज्वालामुखी ना बना करे, समझी? अगले दिन शाम को, माँ जी आप फिर कहीं जा रही है क्या आज? हाँ, अरे वो शिव है ना, उससे मिलने जाना है। माँ जी कौन शिव? आपका कोई दोस्त है क्या? माँ जी अब तो जमाना 4 हाथ ज्यादा ही बढ़ गया है। हाय रे। रहने दे, तुझे समझ में नहीं आएगा। जा जरा मेरी वो लाल चटक रंग की साड़ी तो निकाल, आज वो पहन कर जाऊंगी। शिव के साथ खड़ी कितनी अच्छी लगूंगी मैं। माँ जी ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? लाल चटक रंग इस उम्र में? बहू ज्यादा मुंह मत चला, जो बोला है वो किया कर, समझी? सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर मेकअप लगाकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी
आप इतना क्यों सजी हैं? शिव से मिलने जा रही हूँ, सजू ना क्या? लगता है माँ जी सचिया गई है। इस उम्र में कोई चक्कर लगता है, इनको तो बताना ही पड़ेगा। रात को जब पति काम से लौटकर घर आता है, आज का दिन बहुत ही बिजी था। घर आकर इतना आराम मिल रहा है तुम्हें बता नहीं सकता। अरे आराम हराम है, पहले ये बताओ तुम्हारी माँ का कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं, तुम्हारी माँ हो गई है उस शिव के चक्कर में। शिव? कौन शिव? किसकी बात कर रही हो? और माँ? हे भगवान, पापा ऊपर क्या गए, माँ तो अरे तुम नहीं जानते, तुम्हारी माँ रोज किसी शिव से मिलने बाहर जाती है, वो भी एकदम टिप टॉप बन के। अरे जितना मैं अपनी शादी में नहीं सजी, तुम्हारी माँ रोज उतना सजकर उस शिव से मिलने जाती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम कहना चाहती हो कि मेरी माँ का किसी शिव के साथ चक्कर चल रहा है? वैसे सच्ची चल रहा है क्या? नहीं तो क्या। अरे तुम खुद ही बताओ, कौन औरत किसी अनजान मर्द के लिए इतना सजती सवरती है? तुमको याद है, ऐसा तो मैं शादी से पहले जब तुमसे मिलने आती थी तभी सजती सवरती थी। और तो और रोज मिलने जाती हैं और देर देर तक बाहर रहती हैं। आज भी गई थी, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही घर लौटी है। अब अपने कमरे में आराम कर रही हैं और खाना भी नहीं खाया। कह रही थी बाहर से खा कर आई हूँ। अब तुम खुद ही सोचो मैं क्या समझूं? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें समझने में कोई गलती हुई है। माँ ऐसी नहीं है, वो इस उम्र में ऐसी गलती क्यों करेंगी? वो मुझे नहीं पता। अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं है तो कल खुद ही देख लेना। ठीक है, कल मैं घर पर ही रहूंगा, तब देखते हैं। अगले दिन, बहू आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही खा के आऊंगी, ठीक है? वाह माँ, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। कुछ खास दिन? अरे कुछ नहीं, वो बस मैं ना शिव से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, शिव से मिलने? उसमें इतना तैयार होने की क्या बात है? हाँ, वैसे आप तो हर कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हो। अरे कैसे तैयार होकर ना जाऊं? मैं चाहती हूँ कि मेरे शिव की नजर केवल मुझ पर रहे और किसी पर नहीं। अच्छा बहुत हो गई बातें, चलती हूँ मैं, देर हो रही है। सास वहां से चली जाती है। सुना, अब तो भरोसा हुआ मुझ पर। मेरा शिव? अरे कौन है ये शिव? और माँ उससे मिलने क्यों जा रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो तब आएगा जब हम माँ जी का पीछा करेंगे कि ये चक्कर क्या है। तू चाह रही है कि हम माँ की जासूसी करें? अरे पीछा नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? अब चलो भी, कहीं माँ शादी करनी तो नहीं जा रही। बहू और बेटा मिलकर माँ का पीछा करते हैं और मंदिर पहुंच जाते हैं। माँ इतना सचकर मंदिर क्यों आई है? मंदिर तो वैसे माँ रोज ही जाती है। हाँ, रोज बिना नागा और रोज इतना ही सज धज कर जाती हैं। वैसे इसके बाद कहाँ जाएंगी, सवाल तो ये है। लगता है आज ये माँ जी कहीं उस शिव से शादी तो नहीं कर रही मंदिर में। हाय रे, इस बुढ़ापे में नए ससुर जी। चुप, बिल्कुल चुप। तुम यहाँ टीवी सीरियल्स के एपिसोड्स बनाना बंद करो। चलो अंदर चलकर देखते हैं। बेटा बहू माँ के पीछे पीछे मंदिर जाते हैं और वहां जाकर जो देखते हैं उसके बाद तो लो वो देखो, हमारी मंडली की असली हीरोइन आ गई है। अरे ज्यादा देर तो नहीं हुई ना मुझे? देर तो हो गई है, कहीं शिव नाराज ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, शिव का संगीत शुरू होने में बहुत टाइम बाकी है। अच्छा है, मुझे लगा आज मुझे देर हो जाएगी। अरे आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये साड़ी तुम पर बहुत जच रही है। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा कहाँ। तुम तो इस मंडली में सबसे खूबसूरत हो, तुमसे ऊपर कोई भला रह सकता है। लो आ गए शिव, चलो चलते हैं। बेटा और बहू बाहर से सब सुन लेते हैं और देख भी लेते हैं। माँ जी, शिव जी भगवान को शिव बुलाती है। माँ जी इस शिव की बात कर रही थी और मैंने तो क्या क्या सोच लिया था। माँ जी इतना सज सवर कर यहाँ मंदिर के मंडली में आती है और वो भी शो ऑफ करने के लिए। हाय रे माँ जी, कभी भनक तो लगने देती। अच्छा हुआ ना कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। तुम्हारी बातों में आ गया था मैं, और मैंने भी न जाने क्या क्या सोच लिया था।
लेकिन अपनी आंखों से और कानों से सुनकर दिल को सुकून मिल गया। तुम्हारे जैसी औरत ना। अरे मैं भी क्या करती, माँ जी रोज घर से गायब रहती थी, वो भी पैसों के साथ, और रोज रोज शिव का नाम जपती थी। ऐसे में किसी को भी धोखा हो जाता। अरे शिव, भोले शंभू, कभी कुछ और भी तो बोल देती ना, तो मैं ये तो ना करती इनकी स्वाद। हाय रे, मैं भी ना। शर्म नहीं आई मेरी माँ के बारे में उठपटांग बोलने में। देखो अब, तुमसे कितनी बार कहा है कि टीवी सीरियल्स थोड़े कम देखा करो। खुद तो डरी और मुझे भी डरा दिया। चलो अब घर चलते हैं। वैसे एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई। अब तुम्हें जो भी समझ नहीं आया उसके बारे में घर चलकर बात करते हैं। माँ ने यहाँ देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। जब पारुल कमरे में आई और उसने दीपेन की पैंट देखी कि बिस्तर पर पड़ी हुई है, तो वो आसपास देखने लगती है और फिर उसमें से पैसे निकालने लगती है। अरे वाह, आज तो बहुत पैसे रखे हैं इन्होंने जेब में, इसमें से 1000 ले लेती हूँ, इनको कौन सा पता चलने वाला है। पारुल दीपेन की जेब से पैसे निकालकर अपनी अलमारी में रख देती है और जाकर रसोई के काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद दीपेन बाहर आता है, अपनी जेब को चेक करता है। पारुल, मैंने इस पैंट की जेब में पैसे रखे थे, तुमने देखे क्या? नहीं तो, मैंने तो नहीं देखे। आप यहीं कहीं रखकर भूल गए होंगे शायद। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगा, मैं जब नहाने गया था मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इसमें पैसे रखे थे। तुम्हारे गिने हुए थे पैसे? नहीं, गिनकर तो नहीं रखे थे मैंने। हाँ, तो बस कहीं खर्च कर दिए होंगे तुमने और अभी भूल गए होंगे। अरे पर मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास ज्यादा पैसे थे और अभी कम लग रहे हैं, और घर में कोई आया भी तो नहीं है कि जो ले लेगा, हम दोनों ही तो हैं। अरे तुम्हारी आदत, यहाँ वहाँ खर्चा कर देते हो, फिर याद नहीं रहता। जाओ अब तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है तुम्हें। हाँ ठीक है, शायद मैं ही भूल गया हूँगा, मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारा टिफिन भी तैयार कर दिया है। पारुल ने दीपेन की जेब से पैसे लिए थे, लेकिन उसने सच नहीं कहा, और ये पारुल पहली बार नहीं कर रही थी। वो अक्सर दीपेन की जेब से पैसे निकाल लेती थी। अरे दीपेन, देखो ना कितना अच्छा ड्रेस है ये। हाँ अच्छा तो है, लेकिन क्या करना है? क्या करना है मतलब? मुझे ये ड्रेस चाहिए, इसलिए तो दिखा रही हूँ। अरे नहीं, इस महीने कुछ नहीं, अगले महीने तुम्हें दिलवा दूंगा पक्का। अरे पिछले महीने भी तुमने यही कहा था, प्लीज दिलवा दो ना। ये ड्रेस बस 3000 का ही है। अरे बस 3000 नहीं होते हैं पारुल, बहुत होते हैं 3000 रुपए। मेरी सारी सहेलियां हर महीने शॉपिंग करती हैं, मैं तो तुमसे कभी कभी कोई चीज मांगती हूँ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा बाबा, लाओ कौन सा ड्रेस है बताओ, कर देता हूँ पेमेंट। अरे तुम मुझे पैसे दे दो ना, मैं ये सामने दुकान पे जाकर लेकर आऊंगी। वो क्या है ना, ड्रेस का रंग और डिजाइन भी तो देखना होता है ना, तो मैं ड्रेस सामने देखकर ही पसंद करने के बाद लेकर आऊंगी। ये लो 3000 रुपये। पारुल की डिमांड आए दिन कुछ न कुछ होती ही थी। कभी उसे चाहिए था कुछ तो कभी कुछ, जिससे वो किसी न किसी बहाने से दीपेन से पैसे ले ही लेती। दीपेन, मैंने तुम्हें बताया था ना, आज शाम को हम सब सहेलियां साथ में घूमने का प्रोग्राम बना रही हैं, तो मुझे कुछ पैसे दो ना। पारुल, आजकल तुम्हारे खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। माना कि मेरी अच्छी नौकरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस खर्चा ही करती जाओ। अरे मैं कहाँ इतना खर्चा करती हूँ, अब सहेली के साथ घूमने जा रही हूँ तो पैसे तो चाहिए कि नहीं? अभी पिछले महीने ही तो दिए थे तुम्हें पैसे, वो कहाँ है? वो तो घर में खर्च हो गए, मैंने थोड़ी ना लिए। तुम ना हमेशा ही मुझसे लड़ते रहते हो खर्च के लिए। तुम्हारे आजकल खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है छोड़ो, नहीं जाती सहेलियों के साथ, रहने तो। बोल दूंगी मेरे पति के पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए, मैं नहीं आ सकती। अरे अब तुम ये इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो यार। मैं भी फोन लगाती हूँ, मना कर देती हूँ। अरे रुको, ये लो 5000 रुपये, और देखो इस बार ध्यान से खर्चा करना, ठीक है? ज्यादा शॉपिंग मत कर लेना। हाँ ठीक है। पायल की दीपेन से पैसे लेने की आदत बहुत पुरानी थी। उसे घर खर्चे के लिए भी जितने पैसे मिलते थे उसमें से वो कुछ पैसे चोरी कर लेती। दीपेन, घर का राशन खत्म हो गया, मुझे पैसे दे दो ना, मैं जाकर ले आऊंगी। अरे अभी 15 दिन पहले तो तुम्हें पैसे दिए थे राशन और घर खर्च के लिए, कहाँ खर्च किए? कहाँ किए मतलब क्या होता है? मैं खा जाती हूँ क्या पैसे? घर के ही काम आते हैं, सब्जियां लेनी होती है, राशन लेना होता है, घर का सामान लेना होता है, उसमें खर्चा होता है। और आजकल कितनी महंगाई है, देख रहे हो, कोई भी चीज सस्ती नहीं मिलती बाजार में। पारुल, ज्यादा बकवास मत करो, मैंने तुम्हें 15,000 रुपये दिए थे खर्च के लिए, इतने पैसे कैसे खत्म कर दिए तुमने? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो है तुम्हारे सामने है। अभी राशन खत्म हो गया है, मुझे और पैसे दो तो मैं राशन ले आऊं, वरना नमक वाली रोटी बना देती हूँ, उसी से खाना खा लेना।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या करूं। आजकल जब देखो इस चीज के पैसे उस चीज के पैसे मांगती रहती हो। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं अपने ऊपर खर्चा कर रही हूँ। सब कुछ तुम्हारे घर का ही ले आती हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सामान मत लाओ, बस इतना कह रहा हूं कि खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, और कुछ नहीं। मैं हम दोनों के भविष्य के लिए सेव कर रहा हूं, जिससे हमें भविष्य में तकलीफ ना हो। हाँ, तो तुम कर रहे हो ना सेव हम दोनों के लिए, तो किसी को तो खर्चा करना चाहिए ना। फिर तुम नहीं सुधरोगी पारुल। दीपेन ने कई बार पारुल को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। उसके खर्चे आज भी ऐसे ही थे, लेकिन दीपेन के जीवन में अब एक बड़ी मुसीबत ने एंट्री ले ली थी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ये कंपनी बंद हो रही है, लेकिन आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कोई दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढी अभी तक। हमारे हालात ही ऐसे हो गए थे कि हम कुछ नहीं कर पाए। अब इस महीने से आपको नौकरी छोड़नी होगी क्योंकि कंपनी बंद हो रही है। सर आप हमें कुछ वक्त दे दीजिए, हम कोई और नौकरी ढूंढ लेंगे। अगर हम इस महीने नौकरी छोड़ देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सॉरी, कुछ नहीं कर सकता मैं। दीपेन को नहीं पता था कि अचानक उसे एक दिन उसकी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। दीपेन काबिल था, लेकिन दूसरी नौकरी ढूंढने में अभी उसे कुछ वक्त तो लगने ही वाला था। वो बड़े मायूस मन से घर वापस आता है। अरे तुम आ भी गए? क्यों जी आज इतनी जल्दी आ गए? हमारी कंपनी बंद हो रही है और सबको नौकरी छोड़ने को कहा गया है। क्या? अचानक से नौकरी छोड़ने को कह दिया? ऐसे कैसे? कुछ नहीं कर सकते हम। सारे स्टाफ ने बहुत कहा बॉस को, लेकिन उनके पास अभी कुछ बाकी नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? अब तुम क्या करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। मेरे बैंक में जो भी सेविंग पड़ी है हमारे भविष्य के लिए, जो हमने रखी थी, उसे निकाल लाता हूँ और अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करूँगा। अब ये रोज़ रोज़ की नौकरी ढूंढना और छोड़ना बहुत हो गया। लेकिन सारी सेविंग्स बैंक से निकालोगे तो फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। जो सेविंग्स है वही है बस। कितने पैसे चाहिए होंगे तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए? अरे कम से कम 60,000 से 70,000 रुपये की ज़रूरत तो होगी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं भी आती हूँ। पारुल रसोई में जाती है और चावल के डब्बे से पैसे निकालती है। फिर वो कमरे में आती है और कपड़ों के नीचे से पैसे निकालती है। फिर बिस्तर के नीचे से पैसे निकालती है। ऐसे करते उसने जहाँ जहाँ पैसे बचाए थे वहाँ से समेट कर दीपेन को दे देती है। ये लो, गिनो तो कितने हैं? ये तो 75,000 है। तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा ना। अब तुम इससे अपना नया काम शुरू कर सकते हो। अरे लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारी बीवी की गुल्लक है जिससे मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। तुम नहीं जानते कि ये पैसे हमारे कितने काम आएंगे। हमें हमारी बैंक से सेविंग भी नहीं निकालनी पड़ेगी और हम नया काम भी शुरू कर सकते हैं। अब तुम्हारा काम हो गया ना। अब मुझे 500 रुपये दे दो, मैं कुछ मीठा खा लूँगी। हाँ ज़रूर, ये लो 500 रुपये। पारुल 500 रुपये लेती है और फिर जाकर अपने चावल के डब्बे में रख देती है। आज से फिर से गुल्लक को भरना शुरू। तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। लेकिन क्या हो अगर कोई गोरे मुखड़े वाली हमेशा ही चश्मा चढ़ा कर रखे? क्या है यार सारिका, सारा दिन ये काला चश्मा पहनकर क्यों घूमती रहती हो? अभी तो घर में हो ना। इट्स सो हॉट, और तुम तो जानती हो ना मुझे रोशनी से कितनी प्रॉब्लम होती है। यार ये क्या बात होती है? पता है सब हमारी शादी के बाद भी बात कर रहे थे कि भाभी जी तो रात भर सोती ही रही। काले चश्मे के अंदर से कौन सा आंखें दिख रही थी तुम्हारी? ओ हेलो, सब देख रही थी, मैं सो नहीं रही थी। जो वो बोल रहा था ना तुम्हारा हकला दोस्त, वो कैसे मेरी बहन को घूर रहा था, सब दिख रहा था इस काले चश्मे के अंदर से। ये ना सोचो कि सारिका ने चश्मा लगा लिया मतलब वो सो रही है। हाँ, सारिका का घर में भी चश्मा लगा कर रखना सास को भी अखरता, लेकिन करती क्या, बोले क्या बहुरानी से। एक दिन, बहू आज ना खाने में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, तो जरा कायदे से कपड़े पहनकर कायदे का खाना बना लेना, और कायदे से ये जो आंख पर चश्मा चढ़ाई रहती हो ना उसे भी उतार देना। देखिए माँ जी, ये जो कायदे पर आप इतना जोर दे रही है ना, तो बता देते हैं कायदा हम में ठूस ठूस कर भरा है, क्या समझी? रही बात खाने की, तो रोटी हम बना देंगे, सब्जी आप बना देना। कल सारी रात फिल्म देखे है तो जरा कायदे की नींद आ रही है। बहू ऊंघाई लेती हुई वहाँ से निकल जाती है।
हे भगवान, न जाने किस मुहूर्त में ये कार्टून टाइप बहू आ गई। हद है, सारा दिन काला चश्मा तो ऐसे लगाकर घूमती है कि जैसे घर ना हुआ गोवा का बीच हो गया। खैर, खाना बनाकर बहू खाना लगाती है और सास के साथ सभी मेहमान खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। तब एक रिश्तेदार कहता है, क्या हो गया जी, बहू की आंखों में कोई दिक्कत है क्या, या फिर एक आंख छोटी बड़ी? अरे बहन जी, अब तो सभी का ऑपरेशन से इलाज संभव है। बेचारी दिखने में इतनी सुंदर, और देखो कुदरत भी ना बहुत बेरहम होती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमारी बहू को ना काला चश्मा लगाने का शौक है। किसी ने कहा था ना, जचता है काला चश्मा, बस उसी को इसने दिल से लगा लिया है। सास की बात बहू सुन रही होती है। उसे सास पर गुस्सा आता है और सोचती है कि अब इसे मजा चखाना ही चाहिए। सारिका सब्जी लेकर आती है और धीरे से सास को देने के बहाने उनके ऊपर गिरा देती है। अरे ये क्या बदतमीजी है बहू? बदतमीजी नहीं, ये तो मैडम के शौक लग रहे हैं। सास को बहू पर गुस्सा आता है। वो उसका चश्मा निकालकर तोड़ देती है। ये क्या किया माँ जी? जानती है कितने का था? अरे जितने का हो, लोग आंखों की रोशनी मिले इसके लिए ऑपरेशन कराते हैं, और एक तुम हो, अच्छी खासी आंखें ऊपर वाले ने दी है तो उस पर चश्मा लगाकर अंधी बन रही हो। जाओ मेरी नई साड़ी लेकर आओ, और हाँ, कायदे से खाना खिलाओ, समझी? सास का गुस्सा देखकर बहू क्या मेहमान भी डर जाते हैं। 1-2 दिन तो सारिका चश्मे की तरफ देखती भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो चढ़ जाता है एक दोपहर घर के अंदर चश्मा। सासू माँ देखिए, ये तो मैं उतारूंगी नहीं। मैंने कभी आपके किसी शौक को मना किया है क्या? अरे वाह जी वाह, कौन से मेरे ऐसे शौक है जिसने तेरा जीना खराब रखा है, मैं भी तो सुनूं। ये जो दिन भर तंबाकू मलती रहती है ना आप, पता है कितनी नाक पर चढ़ती है इसकी बदबू? हमेशा लगता है कि चौराहे पर खड़े हैं। तंबाकू? मैं कहाँ खाती हूँ तंबाकू? अरे कैसे बात कर रही हो बहू? देखिए सासू माँ, अभी भी आप बोल रही हैं तो आपके मुंह से तंबाकू की छींटे उड़ उड़ कर मेरे मुंह में आ रहे। सास चुप होकर वहां से चली जाती है। शाम को पति का फोन सारिका के पास आता है। बेबी, मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, फिर चलेंगे शाम को घूमने, तैयार रहना, ठीक है? फिर क्या, सज जाती है सारिका की सवारी चश्मा लगाकर। अरे जाकर चाय पिला, कुछ तो काम कर। सारा दिन घर का काम कर करके थक जाती हूँ मैं। अब बस कड़क सी चाय पिला दे, सर में दर्द हो रहा है। ला रही हूँ सासू माँ। वो क्या है ना, पिछला वाला चश्मा जो आपने तोड़ा था वो तो ठीक था, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही डार्क है, दिखता ही नहीं है कुछ भी। बहू जाती है कि रास्ते में फूलदान से टकरा जाती है और वो फूलदान गिर जाता है। हाय रे भगवान, बचाई सद्दी से, एक तो आँख से, दूसरा दिमाग से। अरे ठीक है ना माँ जी, ठीक है, ज्यादा ड्रामा मत करिए। वैसे भी बाबा आजम के जमाने का था, अच्छा हुआ टूट गया। सास बड़बड़ाती रही और बहू फटाफट सब बटोर कर चाय बनाने चली जाती है। ये लीजिए एकदम कड़क चाय, दिमाग खोल कर रख देगी ये चाय आपकी। फिर ये जो सारा दिन चटर पटर लगा रहता है ना आपका, सब ठीक हो जाएगा। चाय देकर बहू चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी सास की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही है? सब ठीक है ना? अरे फिटे मुंह, पानी ला पहले, फिर बताती हूँ सब ठीक है कि नहीं। हाय रे, किस जन्म का भगवान बदला ले रहे हो ऐसी बेवकूफ बहू को मेरे पल्ले डालकर। बहू पानी देती है। कभी चाय पीना है, कभी पानी पीना है। अरे कोई तरीका होता है कि नहीं? गर्म सर्द हो जाएगा, चाय के बाद पानी नहीं पीते सासू माँ। सास बहू को चाय पीने को बोलती है। अच्छा बेटा, तो तू ये चाय पी और फिर बता, इसके बाद कौन ऐसा है जो पानी नहीं पिएगा? नहीं नहीं, छी, मैं झूठी चाय नहीं पीती। लेकिन सास तो सास ही होती है। बहू को जबरदस्ती चाय पिला देती है, जिसके बाद पानी पानी। अरे ना जी ना, गर्म सर्द हो जाएगा, चाय के बाद कौन पीता है पानी? अब समझ में आया? जी 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 माँ जी, सब कुछ समझ में आ गया। दरअसल काले चश्मे के पीछे से चाय की पत्ती की जगह बहू ने ढेर सारी लाल मिर्च डाल दी थी। अब क्या था, सास के साथ बहू भी सी सी करके मिर्ची से खुद को बचा रही थी। कभी पानी पिए, कभी चीनी रखाए, तभी बेटा आ जाता है।
अरे क्या हो गया यार, तुम तैयार नहीं हो, घूमने जाना है, कहा था ना। बहू जाकर तैयार हो जाती है और साथ लगा लेती है काला चश्मा। यार शाम के 7 बज रहा है, तुम इस वक्त चश्मा लगाकर कैसे घूम सकती हो? देखो जो करना है करो, मैं तो ऐसे ही चलूंगी, नहीं तो रहने दो। अरे ठीक है ना यार, चलो। मार्केट में हर कोई सारिका को ही देखता है। अरे यार आज रात में धूप लग रही है मोहतरमा को। अरे माना दौर फैशन का है, लेकिन समय तो देख लो। अरे मोतिया का ऑपरेशन हुआ होगा। हाँ और ऑपरेशन क्या था तो घर पर रहती, बाहर घूमने क्यों निकल आई? पति को गुस्सा आ जाता है, वो उन लोगों से लड़ने लगता है। मेरी बीवी पर कमेंट करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वहाँ सबके साथ सारिका के पति की लड़ाई हो जाती है और वो उसे लेकर घर आ जाती है। बेटे की चोट देखकर माँ परेशान हो जाती है। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? अरे किसने मारा? बेटा तुम लोग तो घूमने गए थे ना? मुझे माफ कर दो माँ जी, ये रहा चश्मा, इसे भी तोड़ दो। मैं अब कभी चश्मा नहीं लगाऊंगी, मेरे कारण सब हुआ। सास पहले तो चश्मा बहू के हाथ से ले लेती है और फिर उसे वापस देकर कहती है, अरे नहीं नहीं बहू, ये चश्मा तू जरूर लगा, लेकिन हाँ घर के बाहर, और वो भी जब धूप हो, समझी? जी समझ गई।